तो मैं रील्स देख रहा था और वहां पे जो लोग बिजनेसेस की बात कर रहे थे ना, मेरे को ये लगता था यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। बिजनेसेस ऐसे होते ही नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से हार्डवेयर का बिजनेस कैसे शुरू करना है। और मुझे वो वीडियो देख के समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर कोई इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस तो बर्बाद होने वाला है, उसका जीवन भर का पैसा डूबने वाला है। फ्रांस की और जर्मनी की बात ना करें। कापासेडा में तुम रहते हो ना, विकासपुरी में रहते हो, तो कापासेडा और विकासपुरी की बात करो। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि किसी के 1 या 1.5 मिलियन फॉलोवर्स है तो उसको कितनी बड़ी टीम चाहिए, तो टीम नहीं चाहिए। 1 मिलियन अगर मेरे होते हैं, मैं कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को मंथ मिलेगी, एंड क्या वो वायबल होगा? सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तुम्हारी इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देता है, यूट्यूब आपको डायरेक्टली पैसे देता है। अपने गली के जो लौंडे हैं ना, उनसे पिटेगा। ड्वेन जॉन के पास तो नहीं जा पाएगा, अपने गली के लौंडों से पिटेगा। अमेज़न पे जाके ये 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दो। हाँ, और पता नहीं है कि बीच में क्या कमीशन लगेगी, क्या नहीं लगेगी। Well, hello and welcome to the KKB show. My name is Krishan Kunal Bagoria and आप देख रहे हैं क्या है with KKB। आज के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी जितनी भी रील्स हैं बहुत ही मिलियंस में जाती हैं, व्यूज बहुत मिलियंस में जाते हैं। और वो कोई फुल टाइम इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा एंड कोविड में एक एथनिक वेयर ब्रांड स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ कुर्बत। ही इज ऑल्सो नोन एज राइज विद राहुल। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बनना चाहते हैं and want to know more about businesses and the details and nuances of business and how to run a successful business, then ये पॉडकास्ट आपके लिए और आपको ये जरूर देखना चाहिए। सो और कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर कमिंग ऑन माय शो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपको बुलाना है। माय प्लेजर। सर आप इतनी सारी रील्स ऑन अ डेली बेसिस आप डालते हैं एंड उसमें भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन 50 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स, है ना? ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं कई साल से जॉब्स किए हैं, उसके बाद बिजनेसेस किए हैं। जब हम बिजनेस कर रहे थे, मैं बिजनेस कर रहा था, तो रील्स तो ऑब्वियसली हर कोई देखता है, तो मैं भी एक कंज्यूमर तो था ही रील्स का। तो मैं रील्स देख रहा था और वहां पे जो लोग बिजनेसेस की बात कर रहे थे ना, मेरे को ये लगता था यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। बिजनेसेस ऐसे होते ही नहीं है। हाँ। समझो कि कोई एक बंदा है, वो बिजनेस का कंटेंट बना रहा है, वो बता रहा है लोगों को कि आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से हार्डवेयर का बिजनेस कैसे शुरू करना है। और मुझे वो वीडियो देख के समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर कोई इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस तो बर्बाद होने वाला है, उसका जीवन भर का पैसा डूबने वाला है। तो मेरे को लगा यार इस चीज को तो मेरे को लोगों को बताना चाहिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है। शुरू में मेरे लिए भी कंटेंट बनाना उतना इजी भी नहीं था और मेरे को भी लगता था यार ठीक ठाक स्केल का बिजनेस करे बैठा हूँ, थोड़ी पढ़ाई भी ठीक ठाक की है, कंटेंट बनाऊंगा, कोई स्टूडियो है नहीं, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे। तो मैंने क्या करा, जब मैं घर से ऑफिस जाता था तो मैं बिजनेसेस जो रन हो रही हैं, स्टोर्स है, शॉप्स है, उनके वीडियोस बना लेता था विदाउट माय फेस बीइंग देयर। और ऑफिस में जाके मैं वॉइस ऐड कर देता था कि लेट्स से अगर आपको हार्डवेयर बिजनेस शुरू करना हो तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो, इन मार्केट्स में आप जाके सामान खरीद सकते हो। मेरा फेस भी नहीं था और उसमें फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे। लोग कह रहे कन्वीनियंट हो गया आपके लिए कि फेस भी नहीं दिखाना है और कंटेंट भी बंद है। हाँ, और एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने ऐसी कौन सी चीज बोली है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को ये बोला है कि हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना हो तो चावड़ी बाजार चले जाओ, वहां पे इसका अच्छा मटेरियल मिलता है। अगर किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करना है तो तुम दरियागंज चले जाओ, दरियागंज में अच्छा मटेरियल मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक था मेरे लिए, लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल बन गया। फिर मेरे को लगा यार ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहिए। और लाख एक फॉलोवर हो गए थे बिना फेस दिखाए। मेरे फैमिली वालों को ही नहीं पता था कि मैं कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि मेरा फेस था ही नहीं। फिर व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग दोस डीएम्स जहाँ पे लोग कह रहे थे सर आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो, मेरे को इस चीज में हेल्प कर दो, मेरे को उसमें कर लो। फिर मेरे को लगा यार ये तो एक नोबल कॉज भी है एंड इट इज अ वंडरफुल इंडस्ट्री। वहां से फिर मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। तो और आज 1.3 मिलियन हो गए हैं। हाँ, ठीक ठाक हो गया, लोगों को पसंद आया ठीक कंटेंट। ठाक, ऐसा ठीक ठाक सबको चाहिए सर।
सब कर सकते हैं कृष्ण, सिर्फ एक चीज लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी, फ्रांस की और जर्मनी की बात ना करें। कापासेडा में तुम रहते हो ना, विकासपुरी में रहते हो, तो कापासेडा और विकासपुरी की बात करो। लोग ना बहुत फैंसी साउंड करना चाहते हैं, फैंसी साउंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो, जैसे आपको लोगों को सीधा वैसे बता दो ना। मैंने तो लोगों को ये बता दिया भाई मैं देसी हूं, मेरे को नहीं वो IIM के टैग के साथ वीडियो बनाने थे। मेरे को लोगों को ये बताना था कि भाई मैंने जब दुकान शुरू की थी तो मैं स्टूल पे बैठ जाता था और कस्टमर से पूछ लेता था कि अगले बार क्या ऐसा करें कि तुम सामान लेके जाओ। आज तुम खाली जा रहे हो, अगले बार क्या ऐसा करें कि तुम सामान लेके जाओ। मेरे को ना फैंसी नहीं दिखना था। मेरे को वो वाले वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं बनाने थे जिसमें हम ये बता रहे हैं कि स्टारबक्स कैसे बड़ा बन गया, मैकडी कैसे बन गया। भाई ये इन्फॉर्मेशन ना गूगल पे ऑलरेडी है, तुम लिख दो, तुम लिख दो स्टारबक्स के तारीख। मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया इस पूरे पॉडकास्ट का। आपने जो बोला ना, एब्सोल्युटली मैं भी वही ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा, अब क्या है ना, कॉर्पोरेट में हो आप, एक थोड़ा सा आप देखते हो नहीं यार ये थोड़ा प्रेम प्रॉपर होना चाहिए, बट ठीक है मैं भी एकदम खुले में बैठूंगा कॉन्वर्सेशन खुले में बैठो। मैं तो हाँ एक अपना दो ये डिस्कशन से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब मैं 12th के बाद IITs के लिए प्रिपेयर कर रहा था, AI उस टाइम हुआ करता था। हाँ करेक्ट। मैं बहुत अच्छे रिच फैमिली से नहीं था, लेकिन पहले बार मैं अपने छोटे कस्बे को छोड़ के दिल्ली गया था इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। वहां पे मैं अपने दोस्त जो थे, ज्यादातर उन लोगों के पास पैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे घर वाले तो मेरे को 5-6 हज़ार रुपए दे पाते थे महीने का, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं अपने जो दोस्त थे ना, उनके इन्फ्लुएंस में आके खुद से कोशिश करने लग गया कि मैं ब्रांड के जूते पहनूं, प्यूमा लिखा होना चाहिए, भाई एडिडास की टी शर्ट होनी चाहिए। और जब महीने के एंड में मैं जाता था ना, मेरी मम्मी मेरे को पैसे देती थी और बहुत डिफिकल्टी से वो पैसे देते थे। एक दिन मम्मी ने ना मेरे को जो नोट दिया ना, वो मुड़े हुए नोट नहीं होते जो बहुत सालों से उन्होंने छुपा के रखे थे कि किसी दिन इमरजेंसी में यूज करेंगे। मेरी मम्मी ने मेरे को वो नोट दिए। मेरे को कृष्ण ये समझ में आया कि यहाँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतनी डिफिकल्टी से कमाए हुए पैसे मेरे को दे रहे हैं, और वहां में जाके क्या कर रहा हूँ, दोस्तों को दिखाने के लिए, प्यूमा के जूते पहनने के लिए, एडिडास की टी शर्ट पहनने के लिए। या उस टाइम जब मैंने 12th किया था तो कंगना रनौत तो इमरान हाशमी पॉपुलर थे, वो मूवीज आती थी तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाके हम सत्यम थिएटर था, वहां जाके मूवी देखते थे। वो जब मेरी मम्मी ने वो नोट दिया ना, वो राउंड वाला, और जब मैं अपने घर से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था ना, मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे कि मैं पेरेंट्स के साथ कर क्या रहा हूँ। मेरे को वो कूल दिखने की जरूरत क्यों है? भाई मैं छोटी सी फैमिली से हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था कृष्ण, मेरे को ना रिच नहीं दिखना है, मेरे को कूल नहीं दिखना है, मेरे को डूड नहीं दिखना है। भाई मैं देसी आदमी हूँ, मेरे को वैसा ही दिखना है। आप एजुकेशन अच्छी ले लो, आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से एजुकेशन ले लो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इन अ वे कि तुम रिच या कूल लगो। मेरे को नहीं दिखना था। वो ही स्ट्रैटेजी मैंने कंटेंट में अपनाई। मैंने अपने IIM का टैग हो चाहे कोई और का टैग हो, मैंने साइड में रख दिया। भाई मैं दुकानदार हूं, चाहे आज मेरा बड़ा ब्रांड है, लेकिन मैं बात करूंगा देसी। मॉल्स में स्टोर्स हैं, लेकिन मैं बात करूंगा देसी। लोगों को वो चीज फिर समझ में आती है कि दिखावटीपन नहीं है, बनावटीपन नहीं है, लोग कनेक्ट करते हैं। इसलिए साल भर में 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम पे हो गए। और बहुत मतलब बहुत फास्ट हुए हैं, और लोग आई गेस जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ऑफ कोर्स उतना फ्लॉलेस जर्नी नहीं होगी, बट जिस तरीके से आप बोल रहे हो इट सीम्स सो फ्लॉलेस कि मतलब जैसे होता चला गया। बट आई एम श्योर उसके पीछे बहुत मेहनत होगी, एंड किसी भी चीज में कंसिस्टेंटली काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। बट देन ये आपने जो लेट्स से 1.3 मिलियन जो अचीव किया है, उसके पीछे कितनी बड़ी टीम होगी उसको बनाने के लिए? शुरू में तो 1 लाख फॉलोअर्स तक मैं ही था। 2 लोग थे इस दुनिया में जिनको पता था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, एक मैं और एक मेरी वाइफ। मेरे ब्रदर को भी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जिस घर में हम रहते हैं ना, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे ब्रदर, भाभी, मेरी मदर, किसी को नहीं पता था मैं कंटेंट बनाता हूँ। मैं सिर्फ वो ऑफिस में जाके वॉइस ऐड करता था, मेरा फेस वहां पे था ही नहीं, किसी को नहीं पता था मैं कंटेंट बनाता हूँ। 1 लाख फॉलोअर्स तक एक टीम थी, 1 मैन आर्मी, वो मैं था।
लेकिन जब लोगों के मैसेजेस डीएम्स आने लग गए, ब्रांड प्रमोशन भी आने लग गए, तब मेरे को लगा यार इसमें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बिजनेस का टाइम इसमें नहीं दे पाऊंगा। तब मैंने एक सोशल मीडिया पर्सन को हायर करा था, 3-3.5 लाख फॉलोवर्स तक वो मेरे साथ था। फिर हमें लगा कि अब हमें एडिटेड वीडियोस डालने चाहिए, तो फिर हमने एक फ्रीलांस एडिटर हायर करा। फिर मेरे को लगा कि यार जब 5-6 लाख फॉलोअर्स हो गए थे कि अब हमें कैमरे से शूट करना चाहिए। पहले मैं खुद के आईफोन से करता था, फिर मैंने वो कैमरामैन हायर करा, वो भी फ्रीलांसर। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए, ईमेल्स आने लग गए, तो पीआर के लिए एक लड़की को हायर करा, ये तो करा। ये मेरे को क्रिश्चियन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा एक ठीक ठाक स्केल का बिजनेस है। अगर वो बिजनेस नहीं होता तो शायद मेरे को इनमें से किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक वीडियो एडिटर हायर करना पड़ता, क्योंकि वो मेरी नीश नहीं है। करेक्ट। अदर देन दैट सारी चीजें मैं खुद से कर सकता था। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि किसी के 1 या 1.5 मिलियन फॉलोवर्स है तो उसको कितनी बड़ी टीम चाहिए, तो टीम नहीं चाहिए। ओ, फ्रीलांस एडिटर होगा, उससे आप करा सकते हो, आप आईफोन से अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट कर सकते हो। मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं अपने बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करवा सकता था। so let's say I'm 21, 22, just got out of the college, and मैं देखता हूँ कि करियर चूज करूंगा बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मेरे को एक इन्फ्लुएंसर बनना है। 1 मिलियन अगर मेरे होते हैं, मैं कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को मंथ ऑन मंथ मिलेगी, एंड क्या वो वायबल होगा कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, है ना, स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज। मेरे को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे को सिर्फ बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है लाइफ की भी। ऑफ कोर्स मैं एक नीश चूज कर सकता हूँ, बट देन इज इट एक्चुअली वायबल कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मेरे को इतना पैसा मिल भी जाएगा कि मैं अपनी एटलीस्ट लाइफ ढंग से चला सकता हूँ, बेसिक नेसेसिटीज सारी एड्रेस कर सकता हूँ? श्योर, मैं आंसर करता हूँ। सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तुम्हारी इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देता है, यूट्यूब आपको डायरेक्टली पैसे देता है। आपका कोई वीडियो आपने डाला था, शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है जिसको रील्स कहते हैं, उसमें शॉर्ट्स बोलते हैं यूट्यूब में, उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाया है 30 मिनट का, या लेट्स से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये 1 मिलियन चला जाएगा, तो इस पॉडकास्ट का आपको 1 लाख रुपए के आसपास यूट्यूब खुद देगा। क्योंकि जब कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा तो बीच में बहुत सारे एड रन कर रहे करेंगे, उस एड्स का पैसा यूट्यूब को मिलेगा और उसमें से शेयर आपको मिलेगा। तो अगर आपका ये वाला पॉडकास्ट 1 मिलियन जाता है तो आप लाख रुपए कमा लोगे। तो मतलब आपके साथ बैठते ही मैं लखपति तो बन ही सकता हूँ। डिपेंड करता है ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखते हैं कि नहीं देखते हैं उस बात पे। तो एक तो ये तरीका है जहां पे YouTube आपको डायरेक्टली एडसेंस जिसको बोलते हैं डायरेक्टली पैसे देता है, लेकिन इससे जो पैसा आता है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिर्फ आपके खर्चे ही निकाल पाएगा। आपने भी ये 30-30 हजार के माइक लगा रखे हैं, लाइटें हैं, कैमरे हैं, यही खर्चे उससे निकल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैसे कमाने की। ज्यादातर पैसे जो होते हैं वो ब्रांड्स आपको देते हैं। अब कोई ब्रांड जो है वो आपको पैसे क्यों देगा? ब्रांड आपको तब पैसे देगा जब आपके अंदर एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, आप किसी का माल बिकवाने में, आप किसी की सर्विसेज बिकवाने में उनकी हेल्प कर सको, तो आपको ब्रांड पैसे देगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 21 साल के हो, आपने एक दिन वीडियो बनाया था कि घर को कैसे सुंदर बना ले और वो वायरल हो गया। अगले दिन आपने एक वीडियो बनाया था कि बीटेक कॉलेज में कैसे जा सकते हो। अगले दिन आपने एक वीडियो बनाया था कि बाथरूम को सुंदर कैसे बना सकते हैं। हो सकता है कि आपके ये सारे वीडियोस वायरल हो गए हों, वैसे चांसेस कम है, हो सकता है। लेकिन ब्रांड को यही समझ में नहीं आएगा आपका टारगेट ऑडियंस है कौन। ब्रांड आपको तब पैसा देगा जब आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो क्या आप 20-21 साल की एज में लोगों को किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो यू कैन बिकम रिच। ये समय रहना जो है ये कुछ बहुत ज्यादा एज का थोड़ी है। करेक्ट। वो काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गाली गलौज कर रहा है, शायद उसके पेरेंट्स भी उन वीडियोस को नहीं देख पाते होंगे, पता नहीं मुझे। मतलब अभी मैं देख रहा था वो समय रैना जो है केबीसी पे गए हुए और उनकी मदर उनके साथ है, तो मुझे उनकी मदर के लिए बहुत गंदा फील हो रहा था कि वो शायद अपने बेटे के काम को तो देख ही नहीं पाती होंगी। एक मदर कैसे देखेंगी कि मेरा बेटा स्टेज पे महिलाओं को गाली दे रहा है? मतलब समय रैना जो कर रहा है आई डोंट अप्रिशिएट इट। लेकिन मतलब जेंजी गाली दे सकते हैं। आई पर्सनली हेट समय रैना।
अगर कोई मुझसे पूछे ना कि समय रैना के साथ क्या करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। जो रेपिस्ट कर रहे हैं ना, उससे गंदा काम ये कर रहा है। ही इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। और साथ में तुम केबीसी में अपनी मदर को लेके जा रहे हो। अरे कम से कम ये तो अनाउंस कर दो ना दैट आई हैव नो फीलिंग्स फॉर वुमेन एट ऑल। वो आपकी मदर है तो रिस्पेक्ट है, जो वहां पे स्टेज पे और फीमेल्स खड़ी है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, मोरल पॉलिसिंग छोड़ दूं तो पैसा समय रैना ही कमा रहा है, शायद उसका पैसा कमाने का तरीका मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन वो यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब वो स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि तुम ये डिओड्रेंट ले लो फॉर एग्जांपल, लाखों लोग उसके वीडियोस को देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए ब्रांड्स उसको पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किसी भी तरीके से, तो पैसे तो मोटे बन जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, समय रहना एक चीज में बहुत अच्छा है। पता नहीं मेरे को कैमरे पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बकचोदी करने में बहुत अच्छा। कोई सर बीप कर देंगे। हाँ, बीप कर देना इसको। हाँ, तो ये करने में बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये करने में भी अच्छे हो, लेट्स से क्योंकि आपने 20-21 साल के बच्चों की बात करी है, मैस्टरबेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन स्कूल किड्स या कॉलेज किड्स, या उसके बाद आप एक कंटेंट उस पे बनाना शुरू कर दो, हाउ कैन यूथ कम आउट ऑफ दिस हैबिट। मैस्टरबेशन ठीक है कि नहीं है, उस पे मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं बात कर सकता हूँ। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, एडिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑन दैट। बट एक पॉइंट ये है कि ये तो हमें भी पता है कि एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड, और ये तो हम पढ़ते आएंगे, दिस इज नॉट राइट। यही एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, उसकी इस तरह के एजुकेशन की यूथ को जरूरत है। करेक्ट। इस तरह के कंटेंट को बहुत मजाक में लोग बना रहे हैं। अगर आप सीरियसली बनाएं, आप एक इन्फ्लुएंसर बने कि आई वांट टू टेक यूथ आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे करके मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो मोटा पैसा कमा सकते। And then of course brands can come to you and then you can True. great sir. So let's say ये तो बात हो गई जब मैं कॉलेज से बाहर निकल गया। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड वाइल स्टडिंग मैं चाहता हूँ कि थोड़े पैसे भी मैं साइड इनकम से बना लूँ, तो ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस में कर सकता हूँ? ऐसे कौन से टॉप मे बी 2 या 3 वेज हैं जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ वाइल स्टडिंग, कि मेरी स्टडीज भी हैम्पर ना हो एंड मैं थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूँ, कि ठीक है दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, खाना है। या फिर कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अपनी स्टडीज भी खुद स्पॉन्सर करनी है, तो ऐसे कौन से 2-3 बिजनेसेस आप सोचते हैं कि बेस्ट होगा ऐसे बच्चों के लिए? ग्रेट, आंसर कर देता हूँ। बहुत सीरियस क्वेश्चन है वैसे ये। जब आप कॉलेज में हैं तो आप अपना करियर चूज कर चुके हैं। करेक्ट। जब आप कॉलेज में हैं, आप अपना करियर चूज कर चुके हैं। करेक्ट। उस टाइम अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूं, विदाउट फिल्टरिंग कि उन कौन से तरीकों से मैं पैसे कमा सकता हूं जिन तरीकों से मेरी ये जो एजुकेशन है ना, इसमें मेरी हेल्प भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करेक्ट, और आप जॉब कर रहे हैं मैकडी में, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। करेक्ट। आप सीए की जॉब कर रहे हो ना, किसी सीए के पास इंटर्नशिप करो। मैकडी में आपको 14,000 मिल रहा है, सीए अगर 6,000 दे रहा है ना, वो 6,000 बेटर है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड की जॉब देखें। मार्केट में बहुत सारे जॉब्स हैं, किसी भी कंपनी में आप जाओगे, किसी भी ऑफिसेज में आप जाओगे ना, आपको जनरली जॉब्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो काम आप 6,000 में कर सकते हो फुल टाइम एम्प्लॉय, वो काम 25-30 हजार में कर रहा है। एब्सोल्युटली। कोई भी इंटर्न आता है ना, कोई भी कंपनी सोचती है इसको हायर कर लेते हैं, बस वो ये देखती है कि थोड़ा बहुत डेडिकेशन है कि नहीं है, बात ढंग से करता है कि नहीं करता है, एम्प्लॉयबल है कि नहीं है। करेक्ट। तो इंटर्नशिप्स बहुत सारे अवेलेबल है। मैं हमेशा यूथ को ये बोलता हूं, पैसे कमाने के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। 3 इडियट्स में ये चीज बहुत अच्छे से बताई हुई है। करेक्ट है ये तो। हाँ, तो इंटर्नशिप्स करो, मीनिंगफुल इंटर्नशिप्स करो। अगर कहीं कंपनी में आपको 6,000 मिल रहा है, इंटर्नशिप में 4,000 मिल रहा है, तो 4,000 की इंटर्नशिप कर लो जो आपके काम से रेलेवेंट हो। करेक्ट। हाँ, ऑफ कोर्स वो कल को मेरे को और बेनिफिट देगी एंड मैं
हो सकता है वही कंपनी एब्जॉर्ब भी कर ले मेरे को। बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने खैर अप्रेंटिसशिप पे भी काफी सारी स्कीम्स लेके आ आप गई। मोदी गवर्नमेंट ने अभी लाए हैं। हाँ, हम्म। सो ये तो बात हुई यूथ के लिए। अब एक बारी मैं कॉलेज से निकल जाता हूँ एंड लोग बोलते हैं कई बार, लेट्स से बहुत सारे नोशंस हैं कि पहले मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करो, है ना, कि पहले मैं सीख लूँ कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, एंड देन आई स्टार्ट माय बिजनेस। तो आपके हिसाब से क्या कोई राइट एज है टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि लेट्स से मैं पहले 4-5 साल तो एटलीस्ट काम कर लूँ, समझ लूँ, फंक्शन समझ लूँ, और फिर स्टार्ट करूँ, या फिर सून आफ्टर द कॉलेज आल्सो आई कैन स्टार्ट विद अ बिजनेस? ओके, वंडरफुल कृष्ण। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट उनके लिए जो बड़े बाप की औलाद हैं, एक पार्ट उनके लिए जो बड़े बाप की औलाद नहीं है। बड़े बाप की औलाद होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं। क्या? आपने 19 साल की एज में ऑक्सीजन बनाने का प्लांट शुरू करा था, फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से कुछ और शुरू कर लेंगे, मिनरल वाटर का प्लांट लगा लेंगे। 500 करोड़ था, उसमें से 5 करोड़ चला भी गया तो क्या है, बेटे ने सीख तो लिया। बड़े बाप की औलाद के लिए कोई भी बिजनेस की राइट एज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए इंडिया में जो ज्यादातर पॉपुलेशन है कि भाई एक ही बार के लिए पैसा है, उसको ढंग से लगा लो, अदरवाइज दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं उस कैटेगरी से उसी की बात करता हूं। आपके पास लिमिटेड इनकम है, एक बार लगाना है, तो आप जो काम धंधा शुरू करना चाहते हो उसके लिए एक्सपीरियंस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, आपके पास 50 लाख रुपए का फंड आपकी फैमिली के पास है, और वो बोलते हैं बेटा ये 50 लाख ले ले और रेस्टोरेंट शुरू कर दे। अगर आप उसका एक्सपीरियंस पहले नहीं लोगे, चांसेस आर हायर कि वो बंद होगा। 99.999999% चांसेस है कि वो रेस्टोरेंट बंद होगा। बहुत डिफिकल्ट है शुरू करना। आपको आइडियली क्या करना चाहिए, 19 साल की एज में, मैं सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूं जिसमें कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। आप 19 साल की या 20 साल की एज में कॉलेज खत्म करके आए, या 22-23 साल की एज में एमबीए करके आए, 1 साल किसी रेस्टोरेंट में काम करो, इंटर्नशिप करो, फिर उसके बाद जॉब करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका अकाउंटिंग का था तो अकाउंट्स में जॉब कर लो, अगर आपका मैनेजमेंट का था तो स्टोर मैनेजर बन जाओ। 2 साल तुमने किसी रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर का जॉब कर लिया ना, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या डिमांड करता है, किस रेट की चीजें मांगता है, क्या बार्गेनिंग होती है, स्टाफ कैसे हायर करें, स्टाफ छोड़ के कितने दिनों में चला जाता है, क्यों छोड़ के जाता है, स्टाफ की हैंडलिंग कैसे करें, इंसेंटिव कैसे दे, सैलरी कितनी देनी चाहिए। आपको बिजनेस की सब चीज समझ में आ जाती है। आपको यह भी समझ में आ जाता है कि पुलिस वाला आएगा तो उसको 2 बर्गर फ्री में देना है। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, वो तो हमें पता ही याद है, बिल्कुल सही बात है। ये रियल ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, तो जब आप कहीं पे जॉब कर लेते हो 2-3 साल 4 साल, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जब धंधा शुरू करूंगा तो मामे पहले दिन ही आ जाएंगे। हाँ, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, करेक्ट। जिन लोगों ने नहीं शुरू बिजनेस पहले एक्सपीरियंस नहीं लिया होता, वो तो पहले वो रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, जैसे ही रेस्टोरेंट में तंदूर लाके बैठते हैं, फायर ऑफिसर आ जाता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था फायर वालों को 10,000 पहुंचाने थे। एक्सपीरियंस लेना बहुत ये बीप डाल देना अगर इस कंट्रोवर्शियल हो जाए तो। आपको ग्राउंड पे जाके ये समझने की जरूरत है कि काम धंधे होते कैसे हैं। अगर आपके पास एक बार लगाने के लिए पैसा है तो पहले कहीं पे नौकरी कर लो भाई, समझ लो। पॉब्स में 30 अंडर 30 में नाम छपवा के कोई फायदा नहीं है, वो 2.5 लाख रुपए देके बाद में भी छपवा सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। और अगर बिल्कुल काबिलियत नहीं है तो 4-5 लग जाएंगे। उस रैट रेस के पीछे मत भागो। 35 साल की एज में कर लो यार, 40 साल की एज में कर लो, 45 साल की एज में कर लो, लेकिन अपने दम पे करो, अपने दम पे करो। और इतना सीख लो कि एक बार धंधा सेट कर लिया ना, बंद भी हो गया तो दोबारा आप शुरू करके बना सके, खुद से खड़े हो सको। ठीक है, तो 2 भागों में मैंने इस लर्निंग को डिवाइड कर दिया। बड़े बाप की औलाद हो तो कोई एज नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, किसी भी एज में कर लो, फेल हो जाओगे दोबारा कर लोगे, बहुत पैसा पड़ा है आपके पास, रनिंग एमबीए हो गई उनकी। रनिंग एमबी होगी उनकी। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपकी फैमिली के पास, कि एक बार 20 लाख लगा सकता हूं, 50 लाख लगाता हूं ना, कहीं पे नौकरी कर लो, अच्छे से हर पहलू को समझ लो। जब ये श्योर हो जाओ ना कि भाई ये धंधा करूंगा और चलेगा, तभी उसमें पैर रखना। करेक्ट। अदरवाइज तुम्हारी तो जिंदगी खराब होगी, तुम्हारे माँ बाप की भी जिंदगी खराब हो।
उन्होंने तुम्हें बड़ा करा है, पाला है, आज उम्मीदें हैं कि भाई 20 लाख रुपए उसको दे रहे हैं, और तुम ये सोचो रील देख के कि फेलियर इज अ कूल थिंग। फेलियर इज नॉट अ कूल थिंग, इट्स अ हैरेसमेंट। जब आपका धंधा फेल होता है ना, आप यंग हो, 20-25 साल के हो, आप लाइफ देखते हो कि आगे कर लेंगे कि नहीं करेंगे, माँ बाप को नींद नहीं आती है, रोते हैं और आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको तो मोटिवेट करना चाहते हैं। भाई जिंदगी भर की कमाई, कृष्ण में देख रहा हूँ लड़कों की 20-20, 30-30 साल के पैसे जो पेरेंट्स ने कमा रखे हैं ना, 1 मिनट में ऐसे उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स रोते हैं, बच्चों को पता है, फिर बच्चे पेरेंट्स को जाके क्या कहते हैं, इट इज माई लर्निंग फेज। अरे लर्निंग फेज था, लेकिन तूने लर्निंग में नहीं लगाया, तूने शोबाजी में लगाया है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ही स्ट्रांग बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो सर ये भी हम कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि 90% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग पहले सीखते ही नहीं है, सीधा जंप कर देते हैं। बिजनेसेस जो आज फेल हो रहे हैं, उनके पीछे एक जो बड़ा रीजन है वो है ओवर मोटिवेशन। ओके। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ओवर मोटिवेशन प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से एक बच्चा है जो क्लास 10th में पढ़ता है, और उसका टीचर रोज उसको ये बोल रहा है कि बेटा तुम तो ना वो ना जिम जाता है ना किसी अखाड़े में जाता है, वो सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट है, और उसका जो पीटी टीचर है ना, वो इसको ये बोल रहा है कि अगले महीने तो तुम खली को ना कूट दोगे। आजकल कौन अच्छा चल रहा है, मैं कम देखता हूँ। सर मैं देखता नहीं तो ठीक है, रॉक की ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। हाँ, क्या नाम है उनका फुल? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन। लेट्स से पीटी टीचर 11th क्लास के या 9th क्लास के बच्चे को कहता है बेटा तुम ना ड्वेन जॉन को पीट दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम पीट दोगे। अगले दिन केमिस्ट्री का टीचर आता है, वो भी कहता है अरे तुम्हारे पीटी टीचर तो मेरे को बोल रहे थे कि तुम ड्वेन जॉन को पीट दोगे, तुम तो बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो। अगले दिन मैथ्स का टीचर आके भी यही कहता है, अगले दिन फिजिक्स का टीचर आके भी यही कहता है। और उस लड़के को ना कोई ये नहीं बता रहा कि भाई तू कुछ नहीं है तेरे अंदर, सब उसको यही बोल के जा रहे हैं कि तू तो ये कर देगा, तू तो वो कर दे। वो ओवर मोटिवेट हो गया। अब वो अपने गली के जो लौंडे हैं ना, उनसे पिटेगा। ड्वेन जॉन के पास तो नहीं जा पाएगा, अपने गली के लौंडों से पिटेगा। क्यों पिटेगा पता है? क्योंकि उसका माइंड ऐसा हो गया है कि मैं तो ड्वेन जॉन को कूट दूंगा, और ये तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा। यूथ के साथ यही हो रहा है। सोशल मीडिया पे रील देख लेते हैं कि अगर तुमने किसी की प्रॉब्लम को समझ लिया, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, तुम्हारा धंधा 25,000 में बन जाएगा। सीरियसली, अमेज़न पे जाके ये 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दो। हाँ और पता नहीं है कि बीच में क्या कमीशन लगी क्या नहीं लगी। हाँ, रील्स बनाने वाले जो लोग हैं, उनके धंधे हैं रील बनाना। जब मैं मान लो इंस्टाग्राम पे एक रील बना रहा हूं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि 5 मिलियन जाना चाहिए, 10 मिलियन जाना चाहिए। मैं ये क्यों बताऊंगा कि Amazon पे प्रॉफिट करना मुश्किल है? मैं तो ये बोलूंगा बहुत इजी, आ जाओ मैं करवाता हूं, मेरा 5,000 में तुम कोर्स भी खरीद लोगे। मैं वही बोलने वाला था, उसके बाद फिर कोर्स बेचेंगे, आ जाओ कोर्स करो। हाँ, तो यूथ को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो हम रील्स देख रहे हैं ना, वो हम देख नहीं रहे हैं, वो हमें दिखाई जा रही है। क्योंकि जिनकी रील्स दिखाई जा रही है उनके पैसे बन रहे हैं। तो यूथ वो रील्स देख देख के ना, यूथ को ये लगने लग गया नौकरी जो है ना वो तो कॉर्पोरेट स्लेव्स हैं, और जो बिजनेस है ना उसी से मैं बिल गेट्स बन सकता हूं, उसी से मैं करोड़पति बन सकता हूं। और वो कूल हो गया है ना आजकल। उसको इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया गया है। मैं बहुत ही क्लियरली लोगों को ये बताना चाहता हूं, बिजनेसेस करना इजी नहीं है। पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। बहुत साल लगते हैं सीखने। पहले कुछ साल तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। उन जॉब्स में ना आपको अपने क्रिटिकल स्किल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। उस स्किल के हिसाब से आपने धंधे शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे कि यार ये बिजनेसेस में कर सकता हूं। आजकल यूथ क्या कर रहा है, मेरे मामा की बर्फ की फैक्ट्री है, मैं भी बर्फ की फैक्ट्री खोल लेता हूं। और आइस क्यूब बनाने का बैंगलोर वाले लड़के ने 3 लाख रुपए कमा लिया महीने का, आइस क्यूब की फैक्ट्री लगा के, मैं भी कर देता हूं। अरे स्किल सेट, तुम कारपेंटर क्यों नहीं बन जाते? फिर तुम्हारे घर में किसी ने चौखट लगाई थी, उसने 2 लाख रुपए तुमसे ठेके के लिए थे, कमा लिए, तुम चौखट बना लो। बना लोगे? नहीं बना पाओगे। हर किसी काम के लिए एक स्किल सेट चाहिए होता है। यूथ को पहले वो स्किल सेट समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सा स्किल सेट है। Correct. क्या मैं सेल्स में अच्छा हूं, मैं कस्टमर सर्विस में अच्छा हूं? हो तुम बहुत खड़ूस और तुमने एलजी की कस्टमर सर्विस की एजेंसी ले ली, अरे तुम्हारा धंधा पिटेगा ही।
आपके अंदर स्किल होना चाहिए वैसा। बिल्कुल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेसेस क्यों बंद हो रहे हैं? लोग बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेटेड बैठे हैं। पापा मेरे को तो 10 लाख चाहिए, पेरेंट्स भी सोचते करवा देते हैं, हो सकता है चल जाए। जिन लोगों के चल भी गए ना थोड़े बहुत काम धंधे, अब उनको स्केल करना है रातों रात। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, 73% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया आर फेलिंग बिकॉज दे वांटेड टू अपस्केल टू क्विक। 3 साल में 100 करोड़ करना है। यू आर चूइंग मोर देन दैट यू कैन एक्चुअली डाइजेस्ट। हाँ, एक और मैंने पॉडकास्ट करा तो उसमें मैंने जो होस्ट थे उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। मान लो आपका एक 1.5 साल का बेटा है, उसको तुमने आज 15 लीटर दूध पिला दिया, कल 20 लीटर पिला दिया, परसों 25 लीटर पिला दिया, उससे अगले दिन 30 लीटर पिला दिया, तो क्या वो एक दिन में ही मेरे जितना लंबा हो जाएगा? 1.5 साल का था तो नहीं हो पाएगा। आपके घर कोई छोटा सा प्लांट है इतना सा, उसमें 2 बाल्टी आज पानी डाल दी, कल 4 बाल्टी डाल दी, अगले दिन बाल्टी में बॉर्नविटा डाल के डाल दिया, क्या वो प्लांट 4 दिन में बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। देयर इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस टू ग्रो। ह्यूमन बीइंग में भी वैसे ही है, प्लांट्स में भी वैसे ही है, बिजनेसेस में भी वैसे ही है। करेक्ट। धंधे में टाइम देना पड़ता है। तुम ये सोचो कि मेरे को तो 3 साल में ही करना है 100 करोड़, वैसा नहीं होता है। आपको हायरिंग करोगे, आप एक कैंडिडेट है, उसको आपने ऑफर रिलीज किया, उसने ज्वाइन नहीं करा, उसके बाद दोबारा से उसकी रिक्विजिशन रेज करोगे, फिर से ऑफर रेज करोगे, 30 दिन बाद पता चला उसने भी ज्वाइन नहीं करा। ये चैलेंजेस होते हैं। एक आपने टीम अच्छी बिल्ड कर ली थी, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हेड छोड़ के भाग गया, 2 महीने आपको उसको रिप्लेस करने में लग गए। ये रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं बिजनेसेस में। और इन चैलेंजेस ये जो होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ में हडल्स होते हैं। तभी बिजनेसेस बनाने में टाइम लगता है, 10-10 साल लगते हैं, 20-20 साल लगते हैं। आजकल हर किसी को 2-2.5 साल में करना है। अब उनको क्या रहता है, मेरे को तो 3 साल में करना है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जितना भी मांगेगा मैं पैसा फूक दूंगा। स्टार्टअप वाले तो सिंपल सोचते हैं ना फाउंडर्स, कि थ्रो मोर पीपल एट अ प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और फिर वो मोर पीपल कीप फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। आप आज किसी भी अच्छे एयरलाइन के फ्लाइट में चले जाओ, जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो बिजनेस क्लास जो है उसमें इधर उधर मुड़ के देख लेना, फाउंडर्स बैठे होंगे। आप किसी से भी पूछोगे ना आप क्या करते हो, वो बोलेगा आई हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देख लेना, बेशक ना उसकी कंपनी जो है वो 50 लाख का धंधा कर रही होगी, वो बैठा होगा बिजनेस क्लास में, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे को ना टेस्टर का पैसा मिल गया, वो उड़ाने के लिए। भाई उड़ाने के लिए नहीं है, फिर वो बड़े बाप की औलाद बन जाते हैं वहीं जाके। बड़े बाप की औलाद बन जाते हैं। और फिर दूसरे राउंड की फंडिंग में जब जाते हैं, तो वो इन्वेस्टर तो देखेगा ही ना इसने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं, तो वो तो देखेगा कि इसने विस्तारा के बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया था 25,000 में, जबकि इकोनॉमी 5,000 में जा सकता था। देन योर माइंडसेट हैज बीन एक्सपोज्ड। और जब आपका माइंडसेट एक्सपोज्ड हो गया, तो आपको सस्ते पैसे कौन देगा? महंगे पैसे देगा। महंगे पैसे की डेफिनेशन क्या है? आपसे हायर इक्विटी मांगा जाएगा, आपसे उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करवाया जाएगा जो आपके फेवरेबल नहीं। नहीं होंगे। हाँ। अगर आपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना है, तो यू विल हैव टू इंश्योर कि इन्वेस्टर का जो एक एक रुपया है ना, वो वैसे आप खर्च करें जैसे अपना कर खुद का हो। करेक्ट। और यही लोग नहीं करते हैं। हाँ मार्केटिंग में कर दो जी, हम तो नीश बना रहे हैं, हाँ हम तो मार्केट बना रहे हैं, हाँ। हमारी तो मार्केट ही नहीं है। अरे जब आपकी मार्केट ही नहीं है तो आपने धंधा स्टार्ट क्यों किया? और अगर मैं कह रहा हूँ कर भी लिया, आज की डेट में टेक भी है, मार्केट बन रही है, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक SaaS प्लेटफॉर्म की बन रही है, बट एक्चुअली क्या वो प्रॉब्लम है? और कई फाउंडर्स इतना ज्यादा ग्लूड हो जाते हैं अपनी ही चीजों को लेके कि उनको लगता है यार मैंने तो पता नहीं क्या डिस्कवर कर लिया और मैं क्या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं भाई। ग्राउंड पे जाके देखोगे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं। देखो वैसे इंग्लिश ना आना सफलता का पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको वो लैंग्वेज तो बोलनी पड़ेगी ना जो लोगों को समझ में आती है। इन्वेस्टर्स के साथ आप हिंदी में थोड़ी पिच करोगे, पिच रैक थोड़ी हिंदी में बनाओगे। अरे बहुत सारे लोग इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, और इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे ये उसमें बोलते हैं कि मैंने 4 बार आपको डीएम भेज लिया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई रिप्लाई नहीं करने की। इस तरह के मैसेजेस, पेशेंस लेवल देख लो लोगों का। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ और उन्होंने मेरे को फॉलो कर लिया, तो उन्होंने मेरे को खरीद लिया है। नौकरी कर ली उनकी।
दिस इज नॉट राइट। एब्सोल्युटली। हाँ, ईमेल्स भेज देते हैं कि आई हैव सेंट यू 4 DMs एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग टू माय ईमेल्स, देन यू शुड स्टॉप मेकिंग कंटेंट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू पीपल। यार मतलब मैं काम धंधे करके, देखो मैं कमेंट्स की भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरे को ये तो दिखना चाहिए यार, जिस बंदे में मैं टाइम लगा रहा हूँ, जिसके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, चल तो उसमें कोई पोटेंशियल तो हो। तो हिंदी में स्टार्टअप बोल रहे हो कि मैं डीपॉप जैसा स्टार्टअप बना दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, OLX जैसे इंडिया में था, ऐसे डीपॉप है एक US में, कि वैसा वाला स्टार्टअप बना सकते हैं। अब वो हिंदी में तुम लिख के भेज रहे हो कि मेरे को डीपॉप बनाना है, नहीं बना पाओगे ना यार। लेकिन लोगों ने कूल बना दिया ना वो भी बोल के हाँ कि आपको हिंदी आती है, आपकी मातृभाषा है, हाँ। आप बोलो, लेकिन दूसरी भाषाएं मत सीखो। अब वो भी कूल बन गया। ये हो सकता है इस कमेंट बॉक्स में मेरे को इस पे गालियां पड़े कि आप हिंदी को डिमीन कर रहे हो। भाई मैं हिंदी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि जब आप किसी इन्वेस्टर के पास 100 करोड़ लेने जाएंगे या 5 करोड़ लेने जाएंगे, तो पिच डेक जो आपको बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट इन इंग्लिश, और प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में ही होगा। सिर्फ ये पॉइंट था। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ, माफ कर देना कुछ ऐसा भूल MBA कर रहे हैं। गाली वाली देना कमेंट्स में। चलो सर, मैं सोचता हूँ कि मैंने एक स्टार्टअप बना लिया, मैंने कुछ पैसे कमा लिए जी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक घर लेना चाहिए, है ना। तो अब अगर मेरा पैसा है खुद का, मैं फाउंडर हूँ, अपनी तरीके से खर्च करूंगा, तो मैं तो चाहूंगा कि एक रेंट का घर ले लो कुछ टाइम और पैसे जोड़ूं और फिर जो है खरीदूं। बट आप क्या सोचते हो, अगर मेरे पास इतना पैसा है आज की डेट में कि मैं सक्षम हूं कि खरीद लूं मैं घर, तो क्या मेरे को घर खरीद लेना चाहिए, रेंट पे रहूं अभी कुछ टाइम और? देखो लोग जब घर खरीदने की बात करते हैं ना, तो वो इसको एक बाइनरी इशू देखते हैं। वो बाइनरी इशू ऐसे देखते हैं कि EMI में मेरा जाना है 60,000, रेंटल में मेरा जाना है 30,000। तो EMI तो बहुत ज्यादा है, रेंटल कम है, रेंटल में चलता रहेगा 20 साल, क्या दिक्कत है, 30,000 ही तो दे रहा हूँ, और जो 30,000 बच रहा है उसको अपने बिजनेस में या ग्रोथ में लगा दूंगा। आई डिसएग्री विद दिस थॉट प्रोसेस। जो 30,000 आप रेंट दे रहे हो ना, वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है। 60,000 की जो आप EMI दे रहे हो, वो आपके एक एसेट में जा रहा है, उस एसेट की वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। करेक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप घर किराए के घर में रहते हैं ना, मकान मालिक आपको कभी भी निकाल देता है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे 9 महीने का, 11 महीने का कर लोगे, 2 साल का, 3 साल का, करेक्ट। आपके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं होती है। आप तलवार तो हमेशा लटकी हुई है। आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है यार पहले तो घर लेना है, और कुछ बाद में करेंगे, पहले तो घर लेना है। पहले उस बड़े डिसीजन को ले लो, उसके बाद दूसरा जो डिसीजन है ना, उसकी डायरेक्शन में आप जाओगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो ये इंटरनेट पे ये नया एक ट्रेंड लाया गया है ना, हाँ, कि रेंट के घर पे रह लो, ये रेंट पे घर पे रह लो, 20,000 जाने लगते पूरा मैथ्स ही जाने लग जाते हैं कि तुम्हारी सैलरी का इतना % इसमें जाना चाहिए, उतना %। इट्स ऑल स्कैम। अपना घर खरीदो। जब अपना घर खरीदोगे, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कम पैसे का खरीद लो, उसमें इंटीरियर में ज्यादा पैसे मत लगाओ, सफेद दीवारें हों उस पे ज्यादा पेंटिंग्स मत लगाओ, महंगे सोफे मत लो, इंटीरियर में ज्यादा पैसे मत लगाओ। हाँ। घर अपना खरीदो। जब आप घर खरीदते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप दूसरी चीज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज आप हमेशा घर के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, एक सेफ्टी नेट बन गया आपका। हाँ, आपकी वाइफ आपके साथ सोफे पे बैठी होगी, उसकी कोई 10 साल पुरानी फ्रेंड आके पूछेगी, वाओ यार यू हैव अ नाइस हाउस, खुद का है ना? नहीं नहीं, फॉर नाउ वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। फिर शाम को तुम्हें कूटेगी वो। वाइफ्स फिर से क्या अपने बोलना पड़ेगा, वाइफ टॉन्ट बहुत मारती है ना। सर मैं तो खैर, मेरे को अभी मैं बचा हूँ। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है। मैं इस टॉन्ट से बचा हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। ये वाला पार्ट मेरी वाइफ ना देखे तो बढ़िया है, लेकिन अब मैं फिर भी बोल देता हूँ, भावनाएं तो जाती है। कर ही देता हूँ। हाँ, पूरा हफ्ता आपका बढ़िया चल रहा होगा, आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, किराए के घर में कोई गेस्ट आएगा, और आपकी वाइफ को पिन लगा के चला जाएगा। अगले 15 दिन आपको यही कन्विंस करने में लग जाएंगे, जो ये तुमने इंस्टाग्राम पे देखे थे ना
कि रेंट का साइंस ये रहता है, एल्गोरिथम ये रहता है, वो अपनी वाइफ को 15 दिन तक तुम समझाते रहोगे, आपकी कोई प्रेस्टीज नहीं है सोसाइटी में। एंड आई एम सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। घर खरीदो भाई, सस्ता खरीद लो, इंटीरियर में ज्यादा पैसा मत लगाओ, खुद का घर होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। उसके बाद आगे देखो हमें क्या करना है। साथ साथ में पर्सनल डेवलपमेंट में भी थोड़ा पैसे लगाते रहो। जो रेंट में आप पैसे दे रहे हो ना, वो कहीं पे भी जा नहीं रहे हैं, कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। ईएमआई में जो आप पैसा लगा रहे हो वो कहीं पे जमा हो रहा है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। करेक्ट। ठीक है, मान लो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए कल को, आप उस प्रॉपर्टी को बेच के उस समस्या का हल निकाल सकते हो। रेंट में जो आपने 20 लाख दे दिए थे, क्या लैंडलॉर्ड के पास जाके कह सकते हो जी मैंने आपको 6 साल में 20 लाख दे दिए, आज घर में दिक्कत होगी 6 लाख देना जरा? नहीं बोल सकते हो। प्रॉपर्टी में आप कर सकते हो। 50 लाख की ली थी, 40 लाख में निकाल के अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा सकते हो। आपके पास एक एसेट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय अ हाउस। सर इतने सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, क्या आपको लगता है इंडिया कभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगी? यूरोप की तरह कि मैं सड़क पे चलूंगा और एक भी गड्ढा नहीं आएगा, है ना, धूल मिट्टी नहीं उड़ रही होगी? डू यू थिंक वी कैन रीच देयर? जो केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं ना, दिल्ली को बना दूंगा, हम नहीं बना पा रहे हैं। पॉलिटिक्स आ जाएगा यार इसमें, लेकिन अब बोल रहे हैं तो बोल ही देते हैं एक दो चीजें। देखो कृष्ण, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो ओनली 32% ऑफ द वीमेन आर वर्किंग। जॉब्स में ले लो या खुद के जो काम धंधे कर रही, 32%। डेवलप्ड कंट्रीज में आइसलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, 81% ऑफ द वीमेन आर वर्किंग, 32% और 81%। तो हमें अपने आप को कहीं पे 50, 60, 65% पे लाना पड़ेगा। जब महिलाएं आगे आएंगी ना, अभी हमारे पास 140 करोड़ में से फॉर एग्जांपल लेट्स से 40 करोड़ ही लोग काम कर रहे हैं, 50 करोड़ ही काम कर रहे हैं, तो हम उतने प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। जब ये स्केल बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, महिलाएं आगे आएंगी, तब हो पाएगा। 5-6 साल पहले तक मुझे लगता था कि इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है और शायद हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। लेकिन पिछले 5 साल में जो ट्रेंड आया है ना, अब मुझे लग रहा है कि शायद हम डेवलप्ड कंट्री ना बन पाए। उसका रीजन बता देता हूं। महिलाओं को खरीदा जा रहा है 2-2, 2,500 हजार रुपए महीने में। लाडली बहन योजना, हर महिलाओं को 2,000 रुपए मिलेंगे, हर महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे। क्या आपने किसी भी पॉलिटिशियन का कोई भी ऐसा स्पीच देखा है जहां पे वो महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे हो? नहीं। अभी दिल्ली में इलेक्शन है, जब 2,000 रुपए 2,500 रुपए दे देंगे। हर पॉलिटिशियन महिलाओं को खरीदना चाह रहे हैं, उनकी वोट को खरीदना चाह रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार की बात कर लूं, 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, तो उनको ये डायरेक्ट पैसा महिलाओं की जेब में डालने की जगह ऐसे तरीके डेवलप करने चाहिए ताकि वो उस पैसे को कमा सके, उस पैसे को कमाने के तरीके सीख सके। आज वो 2,000 कमाएगी, अगले महीने 3,000 कमाएगी, किसी दिन वो 50,000 कमा सकती है। आज तुमने उसकी जेब में, तो वो सेइंग है, डोंट गिव मी द फिश, टेल मी हाउ टू कैच इट। एब्सोल्युटली। आज तुमने 2,000 किसी महिला को दे दिया, उसने राशन में लगा दिया, अगले महीने क्या, अरे उस 2,000 में ना उसको ये सिखा देते कि 2,000 रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के साथ हो गई है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जो हम 2014 के बाद एक सही डायरेक्शन में जाना हमने शुरू किया था, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, स्किल्स की बात कर रहे थे। अब पिछले कुछ साल में क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने रेवड़ी कल्चर को प्रमोट किया, मैं नाम नहीं ले रहा किसका है, लेकिन अब मेन जो पार्टियां हैं जो देश को आगे ले जाना चाहती थी, उनको भी ये लग रहा है कि जब रेवड़ी बाट के वोट मिल रही है तो क्यों हमने महिलाओं को एम्पावर करना है। करेक्ट। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब हमें महिलाओं को आगे लाने के लिए उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे। क्या हमारी लीडरशिप टीम वो करना चाह रही है? नहीं करना चाह रही है। मैंने एक पॉडकास्ट में और पूछा था जेंटलमैन से कि हमारे देश में पहला एम्स कब बना था। आपको भी शायद याद नहीं होगा। हमारे देश में पहला एम्स बना था सन 1956 में। मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, इंडिया में मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मेडिकल इश्यूज की बात करते हैं। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन ही तो हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। करेक्ट। पहला इंडिया में एम्स बना सन 1956 में
और उसके भी जो पैसे थे वो न्यूजीलैंड की जो महारानी उस टाइम हुआ करती थी उन्होंने इंडिया को डोनेट किए थे, हमारे पैसे से नहीं बना था। दूसरा एम्स पता है इंडिया में कब बना है? 2012 में। तो गैप ही इतना ज्यादा है तो क्या? कितने साल हो गए? 56 साल। मतलब 56 साल में हम एक एम्स नहीं बना पाए। 56 साल। क्या हमारी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी? क्या पार्लियामेंट में सेशंस, लोकसभा राज्यसभा, क्या वो बंद पड़े थे? क्या वहां बिल्स नहीं पास हो रहे थे? सब हो रहा था। मंदिरों के बिल्स पास हो रहे थे, मस्जिदों के बिल पास हो रहे थे, हर तरह के बिल्स पास हो रहे थे। इंदिरा गांधी को स्ट्रॉन्ग पीएम बताया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव साहब को स्ट्रॉन्ग पीएम बताया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को स्ट्रॉन्ग पीएम बताया जाता है। हालांकि उनके टाइम पे ये काम होना शुरू हो गया था। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं पास करना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग पीएम्स ने कभी ये नहीं सोचा देश में एम्स बनने चाहिए। 40-40 साल तक ना एक एक आईआईटीज नहीं बने थे। करेक्ट। तो जब अगर हमारे जो लीडरशिप टीम है वो इन चीजों में पैसे नहीं खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? मेरे अंदर ना, जब मैं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वो फोटो देखता हूं ना, साइकिल पे वो रॉकेट लॉन्चर लेके जा रहे थे, मेरे अंदर आग लग जाती है। बुलेट कार्ट में ना वो रॉकेट लेके गए थे। सारे जो देश थे ना, इंडिया के उस फोटो को देख के ना हमारा मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और पता है जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था? हाँ। जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि मेटल की अगर कोई हम व्हीकल लेके जाएंगे तो वो मैग्नेटिक उसमें वो हो जाएगा, इसलिए बुलेट कार्ट में लेके जाया जा रहा है। सीरियसली? फिर तो नासा भी बुलेट कार्ट में लेके जाता होगा। अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम एक्सेप्ट करें। अच्छा, वो धर्म को नहीं जोड़ दिया उसके साथ? नहीं, धर्म को तो नहीं जोड़ा, मतलब उन्होंने ये बोला कि इसमें मेटल नहीं है, इसके जो सारी चीजें वो नॉन मेटेलिक है। ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स जुराबे पहन के खेल रहे थे, आपने देखी होंगी वो फोटो। करेक्ट। ना हम स्पोर्ट्स में पैसा लगाना चाह रहे थे, ना हम साइंस की फील्ड में पैसा लगाना चाह रहे थे, ना हम इंजीनियरिंग की फील्ड में पैसा लगाना चाह रहे थे, ना हम मेडिकल की फील्ड में पैसा लगाना चाह रहे थे। देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश की नींव जो है वो तो खोखली है। उस खोखली नींव पे हम एक अच्छी इमारत बनाना चाह रहे हैं, वो तो गिर जाएगी ना भाई। बिल्कुल। मुझे लगा था पिछले कुछ सालों में कि उस नींव को हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस आए जिन्होंने रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये लग रहा है कि यार जब ऐसे ही वोट खरीदे जा सकते हैं तो काहे का साला 1600 करोड़ का फ्लाईओवर बनवाना है। सारे कॉर्पोरेट मिडिल क्लास लोगों का जितना भी टैक्स का पैसा है आप मुफ्त में जनता को दे दो और उनकी आदतें खराब कर दो ताकि वो कभी काम ना करें। पब्लिक इतनी है, जॉब्स भी बहुत हैं, लेकिन लोग काम ही नहीं करना चाहते, और आप ऊपर से ऐसी रेवड़ियां बांट रहे हो तो फिर और कहाँ करेगा कोई काम? करेंगे ना, क्यों करेंगे? और काम करवाने के लिए कृष्ण स्किल्स देने की जरूरत है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डेवलप दो स्किल्स। करेक्ट। जो हमारे स्कूलों में पढ़ाइयां जो हो रही हैं उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं गुड़गांव में हम बैठे हैं, गुड़गांव के सरकारी स्कूल में आप और मैं चल लेते हैं। आप मेरे को ना, मेरी मूछ नहीं है, नहीं तो मैं बोलता कि मेरी मूछ काट देना। आप गुड़गांव सेक्टर 14 सरकारी कॉलेज है गर्ल्स का, वहां अभी मेरे साथ चल लो। 1000 लड़कियां होंगी ना, 1000 से ये पूछ लेना कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। 1000 में से एक गूगल पे देखे बिना अगर बता देना, मूछे काट लेना, मूछे उगा लूंगा कटवाने के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। एक लड़की अगर कोई बता दे, आज आप इंडिया में क्विज कर लो और इंडिया में 140 करोड़ लोगों से ये पूछ लो कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जो बता देंगे ना, मतलब आई बी सरप्राइज्ड कि अगर 100 लोग भी इंडिया में ये बता दे कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता। किसी को एजुकेशन और हेल्थ से मतलब ही नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते ही नहीं है लोगों को एजुकेशन और हेल्थ से मतलब हो। करेक्ट। हर किसी को ये पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हाँ। निर्मला सीतारमण, क्योंकि उसको गाली देनी है दिन भर। गाली देने से काम नहीं चलेगा ना। अब गाली देने से तो फिर तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर लो। करेक्ट। वही हो रहा है। दिस इज व्हाई आई नाउ फील it is going to be difficult for India to become a developed nation by 2047 at least.
अनलेस कुछ जो सीएम्स हैं उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। नहीं बोलूंगा, चैनल वैनल बंद करवा देते हैं लोग। कोई नहीं सर, दोबारा हम डालेंगे वीडियो फिर, इसकी भी रील्स बना बना के डाले, दूसरा चैनल बना के डालने को। बना के डाल। ठीक है। ठीक है सर, अब ये डेवलप कंट्री कब बनेगी कब नहीं बनेगी हमारी इंडिया भारत देश, बट आज की डेट में मैं 20 साल की उम्र में अमीर बनना चाहता हूँ, है ना? तो इन माई 20s हाउ कैन आई बी सो रिच दैट आई कैन एटलीस्ट बाय माई ओन हाउस, एक ढंग की गाड़ी ले सकूं, माँ बाप को कहीं घुमाने ले जाऊं बाहर विदेश में या लेट्स से इंडिया में कहीं, ऐसी बेसिक जो आजकल बन गया ना इंस्टाग्राम पे कि ये तो बेसिक है कि एक BMW ऑडी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, बाहर की 2-4 ट्रिप्स होनी चाहिए। ऐसी लाइफ अगर मैं भी जीना चाहता हूँ तो मैं क्या करूं कि मैं ऐसी लाइफ जी पाऊं? मैं उसके दो तरीके बता देता हूँ, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। हम्म। पहले गलत बता देता हूँ, हाँ। क्योंकि वो आसान है करना। इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाओ, उसमें लोगों को ये सिखाओ कि अगर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है ऑफिस में तो कौन से फ्लाईओवर के नीचे कितने नींबू और मिर्च रखने हैं ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। ये कौन सी फिटकरी रखनी है नमक के साथ? आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं। अगर तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कितने बार, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो हाथ पे 760 लिख लो, 464 लिख लो, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। ऐसे लोगों को पागल बनाओ इंस्टाग्राम पे, ये रील्स बहुत वायरल होती है। और अगर ज्यादा बनाना चाहते हो तो अपने साथ किसी फीमेल को भी ले जाएं जो बहुत बहुत बड़ी बिंदी लगा के बैठ जाए किसी पॉडकास्ट में। ये करके तुम बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। एक ये हो गया। दूसरा, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाओ कि मेरा ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का सेंटर है और तुम यहां पे आओ, मेरा कोर्स खरीदो 15,000 का और तुम तो लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बेशक तुम्हारे खुद के इंस्टाग्राम पेज पे तुम्हारा PNL ना हो। करेक्ट। समझिए किसकी बात कर रहा हूं। ये दो गलत तरीके हैं रातों रात रिच बनने के। इससे क्या होगा, आपको सोसाइटी में सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता रहेगा, जिन लोगों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको पता रहेगा कि लोगों का काट के पैसा कमा रहे हो। करेक्ट। कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अब दूसरा तरीका बता देता हूं जो सही है, जिसमें अंदर से खुशी मिलेगी, सोसाइटी में सम्मान मिलेगा और हमेशा के लिए आप एक स्किल्ड पर्सन बन जाओगे। अगर 20 साल की एज में आपने BMW कमानी है, आपने अच्छा घर कमाना है, उसकी तैयारी आपको शायद जब आप 14 साल, 15 साल, 16 साल के होगे तब करनी पड़ेगी। करेक्ट। आप इमेजिन करो, आप 21 साल के हो और आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपका फर्स्ट जॉब है, और उस CV जो आप दे रहे हो, उस CV में 14 कोर्सेज लिखे हों जो पिछले 3-4 साल में आपने करा हो। लेट्स से आपने कोई 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स करा हो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आपने किया हो ऑन डिजिटल मार्केटिंग, एक आपने किया हो एडवांस एक्सेल। किसी जॉब के लिए जो जो स्किल्स चाहिए, हर स्किल को आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख लिया हो, ये आपके CV पे लिखा हो। मेरे पास अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आए, बिल्कुल लेंगे उसको एक बार में। लेंगे छोड़ो, हाँ? हम ये सोचेंगे यार ये बंदा है क्या है। करेक्ट। कृष्ण, ये करना बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है। लेकिन लोग क्यों नहीं करना चाह रहे? लोग इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको शॉर्टकट्स चाहिए। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, घर चाहिए और कंसिस्टेंटली चाहिए कि आप अब BMW के बाद फरारी लेंगे या कोई और लेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में, तो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। करेक्ट। वो डेवलप करने में टाइम लगेगा, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं आज भी पढ़ाइयां कर रहा हूं, बहुत सारे कोर्सेज ले रहा हूं, मैं रेगुलरली देखते रहता हूं कि अब IIM अहमदाबाद के कौन से नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आ रहे हैं, ISB हैदराबाद के कौन से आ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के कौन से आ रहे हैं। आज की तारीख में ना स्किल्स डेवलप करना बहुत ईजी हो गया है।
इंफॉर्मेशन आपके पास रेडी है, आपके फोन पे अवेलेबल। आप IIT दिल्ली अवेलेबल कोर्सेज देखो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का आपको 6 महीने का बहुत अच्छा कोर्स दिखेगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा कोर्स दिखेगा, आपको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का बहुत अच्छा कोर्स दिखेगा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत अच्छा कोर्सेज दिखेगा। सिर्फ IIT दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑन वेबसाइट अवेलेबल है। हाँ, वो इंस्टाग्राम की रील देखने से बेटर है कि उस फोन को कहीं और यूटिलाइज करो। इंस्टाग्राम आपको वो चीजें दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है, करेक्ट। आपको वो चीज देखनी है जो आप आप देखना चाहते हो, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये स्किल्स जब आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे ना, और 20-21 साल के जब आप हो जाओगे, तो शायद आप ये बोलोगे कि अभी मेरे को BMW नहीं चाहिए, अभी मेरे को और स्किल डेवलप कर रहे हैं, मैं सीधा फरारी खरीदूंगा। फिर जो वो वे ऑफ थिंकिंग लाइफ ही चेंज हो जाए। लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि जो कंपनियां महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है, लुई विटॉन हो गया, गुच्ची हो गया, प्राडा हो गया, they are not targeting people who are rich, they are targeting people who want to look rich। करेक्ट करेक्ट। जो रिच है वो नहीं पहन रहा प्राडा, वो नहीं पहन रहा, जिसको रिच दिखना है वो पहन रहा है प्राडा। और अब इंडिया में जो सेकंड हैंड या फिर जो नकली बेच रहे हैं फर्स्ट कॉपी, अब वो अमीर हो रहे हैं। हाँ, मैं तो ये बोल शेरमानी के बाद। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कृष्ण भाई कि सबसे बढ़िया आज की तारीख में जो धंधा है ना, थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन कॉपीज बेचने का है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, उनकी कॉपियां बेचो। घड़ियां करोल बाग में तुम चले जाओ, तुम्हें खूब भर भर के मिल जाएगी, उनकी कॉपियां बेचो। बात है, लोगों को लगता है कि हम ये काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे पकड़ेगा कौन, हर जगह तो देख रही है, नहीं तो फिर नहीं, सेटल पकड़ा गया तो ठीक है ना, सेटल हो जाएगा। 50,000 का रेट चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी ये मतलब फिर ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अदरवाइज मैं ये बोलने वाला था हाँ। कि उस काम को जज कौन करेगा, तुम गलत हो या सही हो, क्योंकि जो जज करने बैठे हैं वो तो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो डिफेमेशन नोटिस भेज देते हैं कई बार, तो सर ये उनसे पंगे नहीं ले सकते। चैनल नया मैं नाम सोचता, ये वाला मत होगा। नहीं, ये आपका पॉडकास्ट है इसलिए मैं खुले में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने पॉडकास्ट में तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर आए थे एक, और उनसे मैंने सीधे अपने चैनल पे तो मैंने बोला है उनको कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां लेते हैं। क्यों लेते हैं? खाल जलती है उनकी गर्मी में। वाई? अंग्रेजों के अब तो एसी भी आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे, वो जजेस होते थे, वो गर्मी आके नहीं टॉलरेट कर सकते थे तो इंग्लैंड जाते थे। 1.5 महीने की छुट्टी लेके हमें समझ में आता था। अब क्यों जा रहे हैं? तो हमारे जो जज साहब है वो हमारे साथ कैसे जस्टिस करेंगे जब खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे? तो अपने चैनल पे तो मैंने बोला था, लेकिन आपका नया चैनल है कहीं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं दूसरा नाम ढूंढ लिया है, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है सर, ये तो चलो देखते हैं चैनल बंद होता है या चलेगा ही। बट आपने जो कपड़े का धंधा बनाया है सर, एंड आई नो आपने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, एक तो आपकी एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे आपने मिलियन फॉलोअर्स लेके आए या फिर बिजनेस की ही हो। अगर मेरे को भी एक कपड़े का ब्रांड स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? और 1 साल में या 2 साल में मैं सोच सकता हूँ कि मेरा ब्रांड बिल्ड हो सकता है, या मतलब लगेंगे 3-4-5 साल, या मैं सोशल मीडिया की तरह 1 साल में पहुंच जाऊंगा कहीं ऊंचाइयों पे? अभी एक मैंने नया केस देखा, एक महिला ने एक बिजनेस शुरू किया है, और जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था बिजनेस का, उस दिन उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ऑलरेडी 1 लाख कंज्यूमर्स थे, फॉलोअर्स थे। कैसे थे ये बताता हूं। उसने पिछले 30 दिनों में जो जो काम किया, उसने अपना इंटीरियर डेकोरेशन कैसे कराया, कौन कौन से आइटम्स कहां से परचेज करे, स्टॉक कहां से परचेज करा, जो जो चीजें वो करती जा रही थी ना, वो उसका वीडियो बना के उस पेज पे डालती जा रही थी। लोगों को वो समझ में आया, लोगों को ये समझ में आया कि बिजनेस अगर ये वाला करना है तो कैसे कर सकते हैं। और लोगों को पता चला, फॉर एग्जांपल लेट्स से जयपुर का है, लोगों को पता चला जयपुर में इस एरिया में शॉप ओपन होने वाली है। जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे, उसके पास इतने सारे कस्टमर्स तो ऑलरेडी आ गए ऑटोमेटिकली फॉर फ्री, विदाउट एनी मार्केटिंग।
उसके सारी चीजें डे वन पे स्टॉक आउट हो गई। वाओ। ये ताकत है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। तो अगर आज की तारीख में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो सबसे पहली चीज आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन। जिस दिन आप वो स्टेप ले रहे हो ना कि आज मैंने रजिस्टर्ड लीज कराया, लोगों को बताओ कि आज मैंने रजिस्टर्ड लीज कराया, मैं इस सेक्टर में यहाँ पे दुकान खोलने वाला हूँ या खोलने वाली हूँ, और अगले 30 दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारी क्वालिटी कैसी रहने वाली है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम रखने वाले हैं। वो क्यूरियोसिटी आप जनरेट करो, तो डे वन पे जब आपकी दुकान खुलेगी, आपका धंधा खुलेगा ना, आपके पास कंज्यूमर्स की फोर्स होगी, करेक्ट। आ जाएंगे आपके पास। कुछ भी डिस्काउंट आप अनाउंस करोगे कि जो आज फर्स्ट डे पे आएगा उसको 20% डिस्काउंट है, 30%, पीपल विल कम। इतना इजी है अब करना, लेकिन आपको थोड़ा सा वो जो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर वो डेवलप करना पड़ेगा और लोगों के सामने अपने को लाना लाना पड़ेगा। पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया में इतनी ताकत है। एंड क्या पॉडकास्ट, जैसे अब आजकल मैं देख रहा हूँ हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, पॉडकास्ट में भी इतना दम है आपको लगता है? पॉडकास्ट में तो बहुत ज्यादा दम है। अभी अभी मैं ऑफ कैमरा आपको एक इंसिडेंट बता रहा था, जो चीज हाँ वो आपको ऑन कैमरा भी बताता हूँ मैं। हाँ। मैंने पॉडकास्ट करा हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ। मैं उसके रील्स देखता था, वो अपनी ड्यूटी के बाद शाम को रील्स बनाता था, एजुकेट करता था लोगों को कि साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हो। मुझे उसकी रील्स बहुत पसंद आई, मैंने उसको पॉडकास्ट में बुला लिया। हाँ। पॉडकास्ट में मेरे को इतना मजा आया जो इस इंफॉर्मेशन उसने दिया। मैंने पॉडकास्ट में बोला कि यार आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट योर वर्क। मैंने उस पॉडकास्ट के बाद आई रोट एन ईमेल टू द मोस्ट सीनियर ऑफिशियल ऑफ हरियाणा पुलिस। डीजीपी साहब को मैंने ईमेल डाल दिया, कमिश्नर को ईमेल डाल दिया, हरियाणा सीएम को सीसी कर दिया, हरियाणा होम मिनिस्टर को सीसी कर दिया, अमित शाह को सीसी कर दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी को सीसी कर दिया कि भाई इस बंदे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एक कॉमन मैन की ईमेल की पावर आपको बता रहा हूं। विद इन 24 आवर्स इनको डीजीपी साहब से कॉल आता है टू अप्रिशिएट। विद इन अनदर 24 आवर्स इनको डीआईजी ऑफिस में बुलाया जाता है, इनको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। पूरे हरियाणा पुलिस में ना उसकी बात हो रही थी उस दिन। ये एक ईमेल की ताकत है। और डीआईजी साहब उसको प्रॉमिस करते हैं कि 26 जनवरी को तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के मिनिस्टर राव नरवीर सिंह की प्रेजेंस में उनको उस जो इवेंट होता है 26 जनवरी का, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। एक हफ्ते में इनकी पूरी लाइफ कांस्टेबल की कैसे चेंज हो गई आप देखोगे। किस किस लिए हुई? वो काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन किसी माइक और कैमरे वाले ने उसको अप्रिशिएट किया, एंड हिज लाइफ इज चेंज्ड फॉरएवर। एक कांस्टेबल सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास डीजीपी साहब का कॉल आएगा अप्रिशिएट करने के लिए डायरेक्टली। डिजिटल मीडिया की ताकत। डिजिटल मीडिया की ये ताकत है। सर इतनी, मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि पॉडकास्ट छोटा है, आपसे इंफॉर्मेशन लेने का, बात करने का। यूजुअली मेरे पॉडकास्ट 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट मैक्स जाते हैं। उससे ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरी अति हो जाती है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं सुन सकता। बट ये पॉडकास्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम है अभी भी मेरे पास टाइम। पार्ट 2 करेंगे। बिल्कुल सर, 200% करूंगा मैं पार्ट 2 आपके साथ, बिकॉज not only for my audience, also for me also, I am absorbing a lot of information from you, to be very honest. बहुत अच्छा लगा सर ये पॉडकास्ट करके आपके साथ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। एंड आप जो बोलते हैं मतलब मजेदार बोलते हैं आप। थैंक यू। आई एम 200% श्योर इसी वजह से आपको 1.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जबरदस्त बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से। आप ऑलरेडी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी, बट देन स्टिल आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए, बात करी, ऑडियंस को थोड़ा ज्ञान दिया, और बच्चों को जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गलत चीजों से। आई एम 200% श्योर सब स्किल पे ज्यादा ध्यान देंगे अब। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल एंड Rise with Rahul. Thank you so much, sir. थैंक यू ब्रदर, इट वाज वंडरफुल टू बी हियर। जितने लोगों ने भी पॉडकास्ट देखा है यहाँ तक, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप लोगों ने ना आज बहुत बड़ा काम किया है। जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे थे ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। पूनम पांडे को भी देख सकते थे, समय रैना को भी देख सकते थे, लेकिन आपने बैठ के 1-1.5 घंटे पॉडकास्ट देखा है ना। एक्चुअली आपने खुद को ये बताया है कि मैं क्वालिटी कंटेंट देखना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। सो आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन फॉर बीइंग देयर टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक और पॉडकास्ट में, कहीं और तो करूंगा ही पॉडकास्ट, वो भी देखना। और पार्ट 2 वहीं पे होने वाला है। पार्ट 2 दोबारा आ जाना और ज्ञान लेने। थैंक यू ब्रदर।